Today we are going to study about mathematics, and we are just starting our new subject of BCA semester 1, that is mathematics. Basically ये आपका पहला सब्जेक्ट है वैसे तो सेमेस्टर का, बट मैंने आपको पहले सी लैंग्वेज करवा दिया। अब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ओके। और इसकी भी सारी वीडियोस आएंगी, अच्छे से हम करेंगे और जल्दी से इसे भी खत्म कर लेंगे। फिर फंडामेंटल एंड थोड़ा अगर होगा तो मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन भी, और आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। सो पहले हम इसका सिलेबस ही देख लेते हैं, मैथमेटिक्स सिलेबस अकॉर्डिंग टू CCSU, ओके। आपको जैसे कि पता ही है कि हम CCS वाले ही स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली ये बना रहे हैं वीडियोस, और उन्हीं का ही सिलेबस फॉलो किया जा रहा है। वैसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का सिलेबस सेम ही होता है, और उसमें चेंजेस होते हैं, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा अपनी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि CCS वाले तो इसे ही पढ़ेंगे। तो पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। पहला और हाँ जैसा कि आप सिलेबस देख रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स है, इसमें जो चैप्टर्स हैं वो उन लोगों को बहुत आसानी से समझ भी आएंगे, और वो उन्हें करने में भी एकदम फ्री सा महसूस करेंगे जिन लोगों ने 12th में मैथ्स लिया होगा, राइट। क्योंकि इसमें सारे जो टॉपिक्स हैं वही हैं बेसिकली 12th के मैथ्स वाले, कुछ थोड़ा सा और इनहेंस कर दिया है, थोड़े से नए टॉपिक्स आ गए हैं जिन्हें आपको पढ़ना होगा, ओके। बाकी इनके जो नाम है आप उनसे थोड़े से अपने आप को ऐसे समझेंगे कि हाँ हमारा इनसे इंट्रोडक्शन हो चुका है पहले, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। सो अपना सिलेबस देख लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। पहले आपका डिटर्मिनेंट है, आप लोगों ने पढ़ा था ना, डेफिनेशन, माइनर, कोफैक्टर, प्रॉपर्टीज, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस हैं, उसका वही डेफिनेशन, मैट्रिक्स के टाइप्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और adjoint, inverse, Cramer's rule, rank of matrix, right? ये Cramer's rule, rank of matrix, dependence of vectors, eigenvectors of a matrix, and Cayley-Hamilton theorem without proof, ये जो है ये आपका न्यू है, राइट। यहाँ से Cramer's rule से लेके आपका नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है, सॉरी नए आपके टॉपिक्स स्टार्ट हो जाते हैं जो 12th में वाले बच्चों ने नहीं पढ़े होंगे, राइट। उसके बाद आपको यूनिट लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, ये भी हम पढ़ के आ चुके हैं। Limit at a point, properties of limit, computation of limits of various types of functions, continuity at a point, continuity over an interval, intermediate value theorem, type of discontinuities, right? डिफरेंशिएशन ये भी पढ़ा है, इंटीग्रेशन, वेक्टर अलजेब्रा, ये सब पढ़े हैं, राइट। तो बस ये सिलेबस आपको इसलिए दिखाया मैंने ताकि आपको इतना पता रहे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, राइट। ये आपके 5 यूनिट्स हैं, इन्हीं से ही आपका एग्जाम भी बनेगा, और बस यही है। बाकी स्टार्ट करते हैं, मैथ्स तो होती टफ है, तो वो जल्दी से स्टार्ट हो जाए तो जल्दी से खत्म हो जाती है, राइट। तो पहला ही यूनिट है, यूनिट 1, डिटर्मिनेंट्स। तो डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज ए स्केलर वैल्यू व्हिच इज एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। तो डिटर्मिनेंट एक स्केलर वैल्यू होती है, राइट, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होती है, जिसका लिंक होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स से। ये एक मैट्रिक्स है, और ये जो ब्रेसेस है ना, दिस इज नॉट अ मैट्रिक्स इवन, दिस अ डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स जो होता है उसमें इस तरीके के, एक सेकेंड है, मैट्रिक्स होता है उसमें इस तरीके से ये लगा हुआ होता है ना, इस तरीके से। जिन लोगों ने 12th में पढ़ा था उन्होंने देखा होगा, अगर ये मैट्रिक्स होता तो इसमें इस तरीके से लगा होता, बट क्योंकि ये मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट है, तो इसमें ऐसा किसी की जरूरत नहीं है, तो मैं इसे रिमूव कर देते हैं। और इसका जो एक्सपेंशन है वो ये है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। लेट मी टेक अ पेन, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, एरोस लगा लीजिए, और इसमें बीच में माइनस लगता है, ये लग रहा है ना, बिल्कुल इसी तरीके से, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। नेक्स्ट पॉइंट है, the two rows of A1, B1 and A2, B2 enclosed by two vertical bars is called determinant of second order। ये दो हैं, राइट, दो रोज है, दो कॉलम्स हैं, दो रोज हैं एंड दो कॉलम्स हैं, तो इसलिए ये क्या है, ये सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, और A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1 ये डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन है, राइट। ये डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन है, यानी कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ये वो तरीका है जिस तरीके से ये
सॉल्व किया जाएगा, राइट। अब है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। इट हैज 3 rows एंड 3 columns, इट हैज 9 elements। ओके, ये जो पार्टिकुलर है इसको एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, और बाकी ये सारे प्लस करेंगे तो हमें 9 एलिमेंट्स हो गए, क्योंकि इसमें 3 rows है और 3 columns है। सो 3 rows है और 3 columns है। और 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है, एक ही वैल्यू को आप बाहर लिख लीजिए, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ओके, फिर बीच में माइनस का साइन आएगा, फिर इस वाली को हाइड कर लीजिए और इसको हाइड कर लीजिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, प्लस फिर इसको आप लीजिए, फिर इसको हाइड कर लीजिए और इसको हाइड कर लीजिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस। ओके, माइनस आएगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 4 के 16 एलिमेंट्स, उसका एक्सपेंशन ये है, ए को बाहर निकाल लिया, फिर ये जितना भी बचा ये आपने पूरा इधर लिख दिया, फिर आप इसको सॉल्व कीजिए। ओके, बस, बहुत मुश्किल भी नहीं है तो आसान भी नहीं है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस की थोड़ी सी एरर होती है, समझने में कोई एरर नहीं होती है, क्योंकि कैलकुलेशंस जो होती है वो थोड़ी लेंदी जाती है, बस इतना ही इसमें प्रॉब्लम आता है, बाकी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बस आप एक बार इसको ढंग से समझ लेंगे ना, तो बस, और अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी पास कर लेंगे तो ज्यादा एरर नहीं आएगा आपका, ठीक। Now let's do a question on determinant। ओके, अभी इतना तो समझ आ ही गया ना हमको कि कैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, तो उस पर एक क्वेश्चन कर लेंगे तो और अच्छे से हमें समझ आ जाएगा। फाइंड द ऑर्डर एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये कृष्णा पब्लिकेशन की जो बुक है बाय जेपी चौहान, उससे मैंने क्लिक करके फोटो यहाँ पे अपलोड किया, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को उससे पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, क्वेश्चन देखना है तो वहां से देख लीजिए, बाकी यहाँ से भी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। हाँ, तो ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर क्या होता है कि कितनी रोज है और कितने कॉलम है, और बेसिकली जो ऑर्डर होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। तो कितनी रो है और कितने कॉलम है, दैट इज नोन एज द ऑर्डर। मैंने आपको पहले बताया था डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 3 4, राइट। तो ये क्योंकि इसमें 2 रो है और 2 ही कॉलम है तो इसका ऑर्डर हो गया 2, हैज 2 rows and 2 columns, so the order of the determinant is 2। अब इसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, एम आई राइट और रॉन्ग, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। So 4 into minus 1 minus this into this. This is going to be give us 2. Now second one is this. अब ये 3 by 3 का है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। इसका कैसे निकालेंगे, 1 को बाहर निकाल लिया, फिर जो 2 by 2 का मैट्रिक्स बचा उसका डिटर्मिनेंट निकाला और उसकी भी इसमें मल्टीप्लाई कर दी, राइट। अब देखिए ये 1 यहाँ से हमने बाहर निकाला था, फिर वही इस तरीके से हमने सॉल्व किया जैसे ये सॉल्व किया था, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यही किया है हमने, देख लीजिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर माइनस। ध्यान रखना जब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि इसके साथ प्लस लिया जाता है, इस वाले नंबर के साथ जो साइन वो प्लस होता है, इसके साथ माइनस साइन होता है और इसके साथ अगेन प्लस का साइन होता है। तो एक डायग्राम था ना मैंने दिखाया था, वो प्लस माइनस प्लस और फिर माइनस प्लस प्लस, यहाँ पे भी एक माइनस था, यहाँ पे एक प्लस था। उसी के अकॉर्डिंग है, अगर आप इसकी लाइन के अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो आपको ऐसे करके अपने वो क्या बोलते हैं इनको साइंस अपीयर कराने होंगे। ओके, नाउ हियर वी आर माइनस, माइनस इसकी रो और इसका कॉलम हम हाइड कर देंगे, देन दिस इनटू दिस एंड दिस इनटू दिस। इसकी सॉरी ये है रो और ये है कॉलम, राइट। इसकी ये वाली रो और ये वाला कॉलम हम हाइड कर देंगे, तो फिर दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। उसके बाद ये वाला लेंगे, क्योंकि हम ये फर्स्ट रो के ही अलोंग कर रहे हैं, तो इस वजह से खाली फर्स्ट रो ले रहे हैं। हम इस वाली रो के अलोंग कॉलम के अलोंग भी कर सकते हैं, इस वाली रो के अलोंग भी कर सकते हैं, इट टोटली डिपेंड्स अस। ओके, डिपेंड्स ऑन अस, सॉरी। नाउ 1, फिर दिस इनटू दिस एंड दिस इनटू दिस, क्योंकि हमने ये भी हाइड कर दिया और ये भी हाइड कर दिया। ओके जब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ना 3 by 3 का, तो आप उसमें से इसको भी पूरा कट कर दीजिए और फिर इसको भी पूरा कट कर दीजिए इस वाली वैल्यू के लिए, राइट। ओके, और इस वाली वैल्यू के लिए, इस वाली वैल्यू के लिए आप ये वाला पूरा कट कीजिए और ये वाला पूरा कट कीजिए। एक सेकंड ना, इसको कट कर दे, ये वाला पूरा कट कीजिए, ये वाला पूरा कट कीजिए, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा।
सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट निकालना आ गया अब आप लोगों को। एक बार हाथ से निकालेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं फोर्थ ऑर्डर का, जैसे मैंने बताया था ना, फोर्थ ऑर्डर का आप किस तरीके से करेंगे वो और देख लीजिए। नाउ एक्सपेंडिंग along the first row, determinant of this along the first row, we get 0 into 0 किसने करा, क्योंकि यहाँ पे 0 वैल्यू थी, -1 i प्लस j, i प्लस j, i प्लस j इसका, i प्लस j इसका 1 प्लस 2, इसका 1 2 है, इसका 1 3 है, इसका 1 4 है, यही तरीके से करा। ओके, पहले हमने इसको बाहर निकाल लिया, फिर ये वाला आपका एक मैट्रिक्स बचा, आपने अब उसकी मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आंसर आया। क्योंकि ये 0 था तो ये पूरी वैल्यू ही यहाँ से गायब हो गई, ये आ गई 0 सिर्फ। फिर आपने अभी जैसे ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स सॉल्व किया था, वैसे ही ये सारे मैट्रिक्सेस अब सॉल्व कर लीजिए और अकॉर्डिंगली जैसे भी आपके प्लस माइनस के साइन थे उस तरीके से इसको दिखा दीजिए बस। सॉरी, जैसा आपका 3 by 3 का मैट्रिक्स था, जैसे आपका 3 by 3 का मैट्रिक्स था, ये बिल्कुल वैसा ही है। बस इसमें आपको क्या करना है कि पहली वाली रो के जब आप अलोंग इसको फाइंड कर रहे हैं तो उसमें इसकी जिस नंबर से जो मल्टीप्लाई करनी है वो -1 रेज टू द पावर i प्लस जे से करनी है। ये एक इसमें एक स्टेप बढ़ गया है ताकि आपकी जो पहली वाली ये रो है ये पूरी आपके लिए खत्म हो जाए और फिर आपको 3 by 3 का ही मैट्रिक्स रह जाएगा सिर्फ, राइट। हाँ, फिर आप इसको पूरे को हटा दीजिए, इसको पूरे को, जब आप ये वाला नंबर लेंगे ना, एक सेकेंड, जब आप ये वाला नंबर लेंगे बिल्कुल 3 by 3 मैट्रिक्स की तरह है, तब आप इस पूरी रो को हटा देंगे और इस पूरे कॉलम को हटा देंगे, तो जो बचेंगे नंबर उसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे i प्लस जे को पावर लेके, जैसे यहाँ पे i प्लस जे को पावर लेके करा है, बिल्कुल उसी तरीके से i प्लस जे को पावर लेके करेंगे। वैसे यहाँ पर भी हमने i प्लस जे को पावर लेकर करा और यहाँ पर भी i प्लस जे को पावर लेकर के मल्टीप्लाई करा। उसके बाद हमारा एक 3 by 3 का मैट्रिक्स ये बन गया है, पूरा का पूरा ये इतना सारा, सॉरी। फिर आप इसको 3 by 3 मैट्रिक्स की तरह सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 4 by 4 का मैट्रिक्स इतना नहीं पूछा जाता है, 3 by 3 का ही ज्यादा पूछा जाता है, पर 4 by 4 का क्योंकि आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ना चाहिए, हो सकता है ये आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए, तो आप वहां पर जाकर ये नहीं बोलेंगे कि हमारे पास 3 by 3 का नहीं है तो हम नहीं करेंगे, आपको करना होगा। ठीक है, now coming to minor, if we leave the row and the column passing through the element aij, then the second order determinant thus obtained is called the minor of the element aij or mij, right। अब ये हमको ये बोल रहे हैं कि आप एक एक एलिमेंट लीजिए aij और उसके अलोंग जो रो है, सपोज ये आपने aij लिया और इसके अलोंग जो रो है, जो कॉलम है, जो रो है और जो कॉलम है उसको आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको एक सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, सेकेंड ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिलेगा, उसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए और वो जो डिटर्मिनेंट होगा वो ए का माइनर होगा, वो ए का माइनर होगा, राइट। तो माइनर ऑफ A11 A22 into A33 A23 into A32, ओके, माइनर ऑफ A12 A21 into A33 A12 के साइड में जो रो थी और जो कॉलम थी, A12 ये होगा तो इसके जो रो थी जो कॉलम था वो हमने छोड़ दिया, एकदम ढक दिया, उसको हमने लिया ही नहीं, यूज ही नहीं किया, और जो बचा फिर हमने उसका एक मैट्रिक्स बना लिया, उसका फिर डिटर्मिनेंट निकाला और जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई वो उसका माइनर हुआ। और कोफैक्टर क्या होता है, जब जो माइनर आया उसको आप -1 इंटू आई प्लस जे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो वैल्यू आती है वो आपका कोफैक्टर होती है। इसको सॉल्व करने का या फिर इसको लिखने का एक बेस्ट तरीका यही होता है कि आप इस तरीके से आपके माइनर्स आएंगे, सब हर एक एलिमेंट का अपना एक माइनर होगा, उस माइनर के आगे आप इस तरीके से एकदम हूबहू साइन लगा दीजिए, वो आपका कोफैक्टर का मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, बस इतना करना है, कोफैक्टर निकालना भी आपको मैंने बता दिया और माइनर भी बता दिया, इसका जब सम्स करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं।
ये एक एग्जांपल है, देखिए ज्यादा ना टाइम वेस्ट होता है अगर यहाँ पेन से लिखते हैं, तो इसलिए मैंने एक फोटो अपलोड कर दिया। ये लखनऊ बीसीए में आया पूछा हुआ सवाल है। फाइंड माइनर कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ द, ये फर्स्ट रो है राइट। आपके आपको इसके माइनर और कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। सो here the minor of the element 2 is 2, ये वाला है। अब इसका माइनर फाइंड करने के लिए आप इसको हाइड कर दीजिए और इसको हाइड कर दीजिए। देखिए इन्होंने भी यही किया है, इस पे इसको भी हाइड कर दिया और इसको भी हाइड कर दिया। उसके बाद जो आपका मैट्रिक्स बचा है उसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 7 इंटू 7 माइनस 0 इंटू 2 is 0, so it's going to be 7। ये आगे फिर 3 का माइनर लेंगे इसी तरीके से, इसको हटा दीजिए और इसको हटा दीजिए। फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 4 इंटू 7 माइनस 0 इंटू 6, ओके 28। द माइनर ऑफ द एलिमेंट 5, 5 के रिस्पेक्टिव जो रो है और जो कॉलम है उसको हाइड कर दीजिए। बाकी जो बचा उसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 1, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। अब को फैक्टर निकालने के लिए, क्योंकि वो पहला एलिमेंट था, 2 जो था, 2 पहला एलिमेंट है, तो इसका ए आई जे हमें यहाँ पे प्लस करना होता है। -1 रेज टू द पावर आई प्लस जे, यहाँ पे आई और जे क्या है 1 1, क्योंकि पहला एलिमेंट है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है। आई जे की जो वैल्यूज होती हैं कैसी होती हैं, रो, पहले रो आती है फिर कॉलम आता है, पहले रो आती है फिर कॉलम होता है। आई इज इक्वल टू कौन सी रो में है और जे इज इक्वल टू कौन से कॉलम में है। गॉट दैट। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेफरेंस रो को दी जाती है, सबसे पहले रो लिखी जाती है, बाद में कॉलम लिखा जाता है। रो कॉलम में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। ये रो होती है, ये कॉलम होता है। आई रो होती है, जे कॉलम होता है, ओके। और यहाँ पे हम क्या फाइंड करते हैं, कोफैक्टर निकालने के लिए -1 रेज टू द पावर आई प्लस जे। अब ये क्योंकि ये फर्स्ट रो में है फर्स्ट कॉलम में है, तो इसका आई जे 1 1 होगा, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और फिर 2 प्लस 3। अब ये फर्स्ट रो में है सेकेंड कॉलम में है, लेकिन 3 फर्स्ट रो में है सेकेंड कॉलम में है, तो ये 1 प्लस 2 हो जाएगा। वैसे ही 5 आपका फर्स्ट रो में है थर्ड कॉलम में है, फर्स्ट रो में है थर्ड कॉलम में है, तो इसका 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप इसको बनाएंगे ना, तो ये कहीं गलती नहीं होगी आपकी, ये कहीं पर भी गलती नहीं होगी। आप इसी तरीके से साइन लगाइए। आपको ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि आई क्या लूं जे क्या लूं, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि आई क्या लें और जे क्या लें। आप बस ये लगाइए, ठीक है ना, बस ये लगा के अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बस ये आपको फाइंड करना था इसमें कि आई क्या है और जे क्या है ना, वो हमने फाइंड कर लिया, ओके। Now read for some properties of determinants. Okay, the value of a determinant does not change when rows and columns are interchanged. यानी कि जब रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं तो जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। इंटरचेंज मतलब ये बन जाए, रो कॉलम बन जाए, जैसे कि यहाँ पे हुआ है ए बी सी, पहले यहाँ लिखा था अभी यहाँ लिख दिया है, यानी कि ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। इसको डिटर्मिन इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज कहते हैं, ये ए का ट्रांसपोज है, ओके। जब रो कॉलम बन जाती है और कॉलम रो बन जाता है तो उसको ए ट्रांसपोज कहते हैं, या फिर उसका सिंबल ये होता है, या फिर यहाँ ऊपर एक छोटा सा टी लगा दें, वो भी उसी का ही सिंबल होता है। दिस इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है। इसको रफ कर दूं, चलो लिखा रहने देते हैं। नेक्स्ट है, इफ एनी टू रोज or two columns of a determinant are interchanged, the value of the determinant is multiplied by -1. Did you mean that?
इसका मतलब ये है कि अगर कोई रो और कॉलम आपस में हो जाए, रो कॉलम नहीं, रो और रो आपस में हो जाए, कॉलम और कॉलम आपस में चले जाए। इसमें क्या हुआ था, रो जो थी वो कॉलम से इंटरचेंज हुई थी, बट यहाँ पे जो रो है वो आपस में इंटरचेंज होगी, या फिर जो कॉलम है वो आपस में इंटरचेंज रहेंगे। इसमें रो और कॉलम दोनों हो रहे थे, इसमें दो रो एक साथ होंगी। ओके, यानी कि अब ये ए बी सी इससे एक्सचेंज होगी, यहाँ पे इंटरचेंज होगी ना, तो इस वजह से साइन माइनस का आ जाएगा डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज हैं। ओके, डिटर्मिनेंट पता है ना, ए बाहर लेके और फिर इन दोनों की वैल्यू दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, माइनस बी इंटू इसको ऐड करेंगे दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, प्लस सी इन सबको ऐड करेंगे दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, याद रखना। Now next property, if A be any n-row square matrix and K be any scalar, then determinant of K into A is equals to K raised to the power n into determinant of A। इस प्रॉपर्टी को किस लिए यूज किया जाता है ये मैं आपको बताती हूँ। पहले तो सपोज आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, आपने उसका डिटर्मिनेंट निकाला विच इज डिटर्मिनेंट ए, राइट। आपने ये इसका एक डिटर्मिनेंट निकाला विच इज डिटर्मिनेंट ए। ओके, फिर क्या होता है, किसी ने आके आपका जो ए मैट्रिक्स है उसमें किसी स्केलर के की मल्टीप्लाई करने के बाद, उसके हर एलिमेंट में अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया मैट्रिक्स बनाया विच इज गोइंग टू बी के ए। ओके, तो अब वो हमें क्या बता रहे हैं, ओह सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई हैव डन यस। तो उन्होंने हमने एक नया मैट्रिक्स बनाया विच इज के ए। ओके, और आपको पता चल गया कि ये के ए का मैट्रिक्स है। तो फिर आप क्या करेंगे कि आप अपना जो है ये वाला फॉर्मूला लगेंगे, क्या होगा ये, और एन जो है वो आपकी नंबर ऑफ रोज है। ओके, नंबर ऑफ रोज है, यानी कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका जो ऑर्डर है वो ये है, और ये स्क्वायर और सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही फॉलो होगा, तो उसका जो ऑर्डर है वो n है यहाँ पर। तो सपोज आपका ऑर्डर 3 है, तो आप उसका डिटर्मिनेंट, आपको इस वाले का डिटर्मिनेंट दोबारा निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा, डिटर्मिनेंट में ऑब्वियसली टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। तो आप सिंपली बस ये वाला फॉर्मूला लगाइए और आपका डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल ठीक आएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ ऑल द एलिमेंट्स of any row of a determinant are zero, the value of the determinant is zero। सपोज आपका कोई एक मैट्रिक्स है, ओके, उसकी कोई भी एक पूरी रो या एक पूरा कॉलम अगर जीरो हो जाता है तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो भी जीरो हो जाएगी। सपोज ये 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, ये जीरो, ये भी जीरो, और ये 1 और ये 2। तो फिर आपको इसका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, आपका डिटर्मिनेंट वैसे ही जीरो हो जाएगा, देखकर आप उसको बता सकते हैं। और यही अगर 3 बाय 3 का होगा तो भी यही फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, if two rows or two columns of a determinant are identical, the value of the determinant is zero। अगर कोई भी दो रो आपस में एक जैसी हो, राइट। अगर मैंने यहाँ पर जैसे ये 0 1 लिखा था, अभी इधर मैं 3 बाय 3 का एक मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पर भी 1 लिख दिया, और यहाँ पर भी मैंने 1 लिख दिया, और यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, 3 लिख दिया और 1 लिख दिया। ओके, और इसकी जो लास्ट वाली है इसमें भी मैंने 1 1 ही लिख दिया, आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड अभी दिखेगा, इधर भी मैंने 1 1 लिख दिया। ठीक है, तो ये दोनों आइडेंटिकल हो गई, ये भी 1 1 है और इधर भी 1 1 है, यहाँ पर भी एक 1 है। ठीक है, तो ये आइडेंटिकल हो गई, तो इसका भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो गई। आपको इसे सॉल्व करने की जरूरत है, आप इसको बस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू आप यहाँ पे जीरो लिख दीजिए, बड़ा बड़ा जीरो अंडा। ठीक है, कैन आई राइट दिस? Now second point है, in our determinant the sum of the products of the elements of any row or any column with the cofactor of the corresponding element of any other row is zero। Okay, did you get that? Suppose आपने इसका कोफैक्टर निकाला, ओके, 0 का कोफैक्टर निकाला और 1 का कोफैक्टर निकाला, ठीक है, और आपने दूसरे एलिमेंट के साथ उसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा, उसकी जो वैल्यू आएगी वो जीरो होगी।
ठीक है ना। In R, determinant the sum of products of the elements of any row or column with the cofactor of the corresponding element of any other row. अगर आपने इस रो का कोफैक्टर इसी रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा तो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी। बट वहीं अगर आपने इस रो के एलिमेंट को किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 0 होगी। ठीक है ना। ये क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा वैसे तो, और फिर भी मैंने आपको समझाने की तरफ से पूरी कोशिश की थी। इफ इन अ डिटर्मिनेंट ईच एलिमेंट इन एनी रो कंसिस्ट ऑफ द सम ऑफ द टू टर्म्स देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ओके, सपोज कि एक डिटर्मिनेंट है आपके पास, जैसे कि 1 प्लस 1 का लिखा नहीं जाता इससे, मैं आपको वैसे ही समझाती हूँ। ठीक है, आपके पास कोई एक क्या बोलता है, एक डिटर्मिनेंट है, एक मैट्रिक्स है जनरली, और उस मैट्रिक्स की जो कोई भी एक रो है उसमें उसके एलिमेंट्स को आप इस तरीके से शो करा सकते हैं पूरी रो के एलिमेंट्स को कि वो एक किसी के साथ प्लस में है। तो फिर आप दो ऐसी मैट्रिक्स बना लीजिए तो वो एक सम की तरह भी आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है ना, ये लिखकर ही ज्यादा समझ आएगा। अगर आई टीच यू, एक सेकेंड, सपोज यहाँ पर कोई ए है और ए प्लस आई आपका पहला एलिमेंट है। ओके, और ऐसा ही पूरा रो में हो रहा है। ठीक है ना, इस फर्स्ट वाली पूरी रो में कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो आप इसको, और बाकी के जो नीचे वाले एलिमेंट्स है वो ऐसे ही हैं, राइट, वो सिंगल सिंगल ही है, सी और डी सपोज करो, और इसके आगे वाला जो है वो मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, ऐसे ही है। तो आप इसको एक दो मैट्रिक्स के रूप में भी शो करा सकते हैं, बीच में प्लस का साइन लगा के, वो भी वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, छोटी सी बना रहे हैं यहाँ पे, इस जगह की कमी है। यहाँ पे आप पहला एलिमेंट ए लिख लीजिए और यहाँ पे आप आई लिख दीजिए। इस तरीके से भी आप उसको शो करा सकते हैं। यहाँ पे ये कहना चाहता है, और यहाँ पे नीचे सी और डी, और ऐसे सेम इधर भी आप सी डी लिख दीजिए, सी और डी। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, इस वाले पॉइंट में अगर कुछ समझ ना आया हो तो मैं फिर से मैं बता देती हूँ कि जैसे कि आपने इसका, सपोज करो आपने इसका एक कोफैक्टर निकाला, इस वाली पूरी रो का, और इसका भी कोफैक्टर, दोनों का कोफैक्टर निकाला। अगर आपने इसी से मल्टीप्लाई कर दी तो आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ऐसा ही तो हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। पर अगर आपने किसी और के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दी, किसी और एलिमेंट के इसके कोफैक्टर्स की मल्टीप्लाई अगर आपने किसी और एलिमेंट के साथ करके प्लस किया, पूरी रो के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को जब आपने प्लस किया तो जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। ठीक है, यानी कि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या होना चाहिए कि उसी एलिमेंट की मल्टीप्लाई उसी के कोफैक्टर से होनी चाहिए। पूरी एक रो के, पूरी एक रो के पहले कोफैक्टर निकालिए, फिर उन्हीं कोफैक्टर से उसी एलिमेंट की मल्टीप्लाई कीजिए जिसका वो कोफैक्टर है। ठीक है ना, उसमें रो वही होनी चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन है इधर, सॉल्व द इक्वेशन दिस, ये एक डिटर्मिनेंट है और इसको आप प्रॉपर्टीज के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप देखिए क्या लगाया इन्होंने, अप्लाइंग R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए इसको अगर हम ध्यान से देखें, एनालाइज करें, तो ये कुछ जाना पहचाना सा, आई मीन बहुत आइडेंटिकल सा पैटर्न बन रहा है, क्योंकि इसमें भी दो जगह 3 है, और इसमें भी दो जगह 3 है, इसमें भी दो जगह 3 है। तो अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि इस सबको ऐड कर दें, एक जगह पर ले आए ऐड करके, तो फिर ये एकदम एक जैसा हो जाएगा, राइट। इन्होंने यहाँ पर यही किया है, R1 को क्या बना दिया इन्होंने, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। तो यहाँ पे यही किया, फिर आपने देखो ये सारा एक जैसा हो गया। अब यहाँ से हम इसको कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेने के बाद ये पूरा 1 हो जाएगा, राइट, कॉमन ले लिया। अब दूसरा इसने क्या अप्लाई किया है, ये ना ट्रांसफॉर्मेशन के तरीके होते हैं, आप इस सारे अलग अलग तरीके से अपने जो मैट्रिक्स है उसको ट्रांसफॉर्म करके उसको बहुत आसान बना सकते हैं। अगर आप देखिए, अब आप इसको इसको डिटर्मिनेंट को ऐसे ही सॉल्व करने चलते बहुत लेंदी हो जाता, पर वहीं अपने जब इसको सॉल्व कर लिया और आगे तक, एक सेकेंड, प्रॉपर्टीज के थ्रू जब आपने इसको सॉल्व किया, ट्रांसफॉर्म किया, तो ये बहुत शॉर्टर होता जाएगा। अब इसको देखना, अब इसने क्या किया है, C2 कॉलम 2 में C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1,
ओके, ये आपका C2 कॉलम है, इसी कॉलम में आपने इस पे से इसको माइनस कर दिया तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। C3 में भी हमने ये किया है। ओके, अब आपने इनको दोनों को 0 बना दिया। अब इसी क्या बोलते हैं, रो के अलोंग आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए डिटर्मिनेंट को, तो आपको सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, खाली 1 का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, इनका निकालना पड़ेगा क्योंकि 0 में किसी की मल्टीप्लाई करो वो 0 ही होता है। या और वो डिटर्मिनेंट में आपकी जो प्रॉपर्टी थी ना सेकंड लास्ट वाली, वो भी मैं इससे आपको समझा सकती हूँ। सपोज आपने इसका, आप डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको लेंगे 3x माइनस एट इज इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर माइनस ये करेंगे, फिर इसके थ्रू ये दोनों हाइड कर लेंगे, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर ये लेंगे, फिर इसके थ्रू वाली दोनों रोज और कॉलम्स को हाइड कर लेंगे, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो ये कोफैक्टर तो निकाल रहे हैं आप, है ना, ये कोफैक्टर्स ही तो निकाल रहे हैं। और इस वाले की मल्टीप्लाई इसके कोफैक्टर्स के साथ कर रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके कोफैक्टर्स के साथ कर रहे हैं, और इसकी मल्टीप्लाई इसके कोफैक्टर्स के साथ कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट दे देगा। वहीं अगर आपने इसका कोफैक्टर निकाला और इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाली रो के एलिमेंट्स के साथ इस वाली रो के एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल के आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो 0 आउटपुट देगा। अब तो समझ आ गया होगा ना। हाँ, फिर इसमें क्या हुआ, ये बहुत आसान बन गया और आपने आपकी इक्वेशन सॉल्व कर ली। आप इसको ढंग से समझ लेना, तो समझ आ जाएगा, ठीक है, इतना हार्ड नहीं है ये वाला। ये वाला क्वेश्चन आएगा, ऐसा आप खुद भी कर सकते हैं, बाकी इतना हार्ड भी नहीं है ये, अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, 1, इसमें कुछ आइडेंटिटीज मैं बताती हूँ, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, बस इतना बताते ही पूरा क्वेश्चन ही खत्म, इज इक्वल्स टू 0, बड़ा वाला 0, ठीक है। अब इन तीनों को प्लस कर लीजिए, फिर इन तीनों को प्लस कर लीजिए, फिर इन तीनों को प्लस कर लीजिए, एक सेकेंड खराब हो गया और इनको एक जगह प्लस करके ले आइए और फिर बस 0। ये पूरी इस वाली रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिया आपने, रो 1 के अलॉन्ग, इसमें आप ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाइएगा, R1 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, एक सेकेंड, प्लस R3, ठीक है। तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसमें ये जो सबसे ऊपर वाला है ये पूरा 0 हो जाएगा, क्या बन गया एक सेकेंड, 0 ब्लैक हो गया सर, वाइट कर 0 और ये 0 और फिर ये ओमेगा स्क्वायर 1, यहाँ पे सेम टू सेम आ जाएगा। ओके, यहाँ पे भी ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 1, इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि ये वाली रो पूरी 0 हो गई है। तो आप इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो 0 देता है, तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी और यही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, हार्ट वाली 0 आएगी, व्हाइट हार्ट इसको थोड़ा सा रेड कर देते हैं, व्हाइट हार्ट, ठीक है ना, तुम अच्छे से रेड। चलो नेक्स्ट, मैट्रिक्स। अभी आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये नेक्स्ट टॉपिक है, डिटर्मिनेंट्स में जितना पढ़ना था थोड़ा बहुत पढ़ लिया, अभी मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं। तो व्हाट आर मैट्रिक्स, मैट्रिसेस जो होता है वो एक प्लूरल वर्ड है, दिस इज मैट्रिसेस इज अ प्लूरल वर्ड, और जो मैट्रिक्स होता है वो सिंगुलर वर्ड है। A set of numbers arranged in rows and columns so as to form a rectangular array. The numbers are called the elements or entries of the matrix. Suppose this is a matrix. Okay, इसका ये जो है ये एलिमेंट है या फिर एंट्रीज है,
और जो मैट्रिक्स होता है वो एक रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसमें नंबर्स होते हैं जो रोज और कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं, रोज और कॉलम्स के तरीके से अरेंज होते हैं, राइट। तो ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। मैट्रिक्स have wide application in engineering, physics, economics, and statistics, as well as in various branches of mathematics. The horizontal lines are called rows and vertical lines are called columns. These are rows and these are columns. With the matrix, if there are m rows and n columns, the matrix is said to be n. M by n matrix written as m cross n. Okay. अगर इसके पास m rows है और n columns है तो ये m by n का मैट्रिक्स कहलाया जाएगा। तो बोलेंगे इसको m by n और लिखेंगे इसको m क्रॉस n करके, ठीक है। इस मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है और जो ऑर्डर होता है बेसिकली वो इधर लिखा जाता है नीचे। ये ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है क्योंकि स्क्वायर है तो आप खाली ऑर्डर 2 बोलेंगे तो भी समझ आ जाएगा, बाकी हम इसको 2 by 2 लिखेंगे। ये यहाँ पे रोज है और ये कॉलम्स है, ठीक है। ये रोज है आपकी, एक सेकेंड, ये रोज है और ये कॉलम्स है, ठीक। नेक्स्ट, सो नाउ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना। थोड़ा सा आसान भी है, थोड़ा सा मुश्किल भी है, थोड़े बहुत मतलब आसान है मैट्रिसेस और थोड़े से मुश्किल भी है ना। रो मैट्रिक्स नाम ही बता रहा है भाई कि जिसमें सिर्फ एक सिंगल रो होगी वो रो मैट्रिक्स कहलाती है। और रो आप लोगों को पता है ना, ये वाली रो होती है, ये वाले कॉलम होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो। नल और जीरो मैट्रिक्स, नल और जीरो नाम ही बता रहे हैं, जिसमें जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं वो सभी जीरो होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसके जो रोज हैं वो कॉलम के बराबर हों, ओके। जितने और नंबर ऑफ रोज है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स भी हों, उसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और हम जो मैट्रिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं हम लोग भी, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ही कर रहे हैं। Now diagonal matrix, all the non-diagonal elements of matrix are zero. diagonal elements वो होते हैं जिनका ये जो diagonal है ना, ये diagonal जो है इसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ हो, बाकी जो बिना डायगोनल वाले एलिमेंट्स है वो सब जीरो हो सकते हैं। और डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिनका i और j बराबर होता है, जिनका वैल्यू ऑफ i इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ j, ठीक है। वो वाले एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। अब इसका i और j क्या है? 1 1 और इसका 2 2, इसका 3 3, बराबर है ना। नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स, एक सेकेंड। A square matrix is said to be a scalar matrix if all its diagonal non-diagonal elements are zero and all its diagonal elements are equal. Okay, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो, यानी कि ये एक तरीके से डायगोनल मैट्रिक्स ही है। बस डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल्स पे आप कोई भी वैल्यू ले सकते थे, पर यहाँ पर जो डायगोनल की जो एलिमेंट्स हैं वहां पर सेम वैल्यू चलेगी। और ले आप कोई से भी वैल्यू सकते हैं पर सेम होनी चाहिए। ये वाली जो वैल्यू है ये पूरी डायगोनल वाली आप कोई भी ले सकते हैं अदर देन जीरो, पर वो सेम होनी चाहिए। अगर जीरो हो जाएगी तो आपका नल मैट्रिक्स हो जाएगा। Unit or identity matrix, a diagonal matrix is called a unit matrix if all its diagonal elements are 1, non-diagonal elements are 0. ओके, ये ओ लग रहा होगा पर लेकिन ये जीरो है। ये जो ये फॉन्ट है ना, ये उस वजह से हो रहा है। क्या था? यूनिट मैट्रिक्स, सॉरी। तो यूनिट मैट्रिक्स वही होता है जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें सिर्फ वन हो, कुछ और एक्सेप्टेबल नहीं होता। कुछ और होगा तो वो डायगोनल एलिमेंट्स होगा, और कुछ और होगा अगर वो सभी एक जैसे होंगे तो वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। बस इनमें कंफ्यूज मत हो ना, बहुत आसान है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स भी लिख दिए मैंने। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है? व्हेन वी इंटरचेंज रो एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स, the new matrix is obtained is transpose of matrix denoted by a dash। यहाँ पे ये डैश लग रहा है, ओके, वो उसमें थोड़ा सा स्लाइड हो गया है। इसको मैं आपको इधर लिख के दिखा, देखो यहाँ लिखा है ना, ये लिखा है इधर, ये इस तरीके से लिखा हुआ, वहाँ पे थोड़ा सा उसके अंदर चला गया ना। हाँ, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है कि जब हम रोज को कॉलम बना दें, गॉट दैट। हम जब रोज थी ये, अब इनको कॉलम बना दिया, और ये कॉलम था इसको रो बना दिया, इसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हेन A is equals to A ट्रांसपोज, जब A के ट्रांसपोज के बराबर हो। देखिए 1 2 3 2 4 5 3 5 8, ये एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से रखे गए हैं कि जब आप इसका ट्रांसपोज दोगे तब भी यही आएगा, और यही आ रहा है।
राइट। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है कि जब आप उसका ट्रांसपोज दो तो वो ए का माइनस हो जाए। ओके, अभी ये ए है, अभी आपने इसका ट्रांसपोज लिया और इस ट्रांसपोज में जब आप माइनस की मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी, जब आप एक सेकेंड है, सपोज ये ए है, ये इस पे अच्छा नहीं लग रहा, ये नहीं, ये वाला, हाँ, अभी ये ए ट्रांसपोज है, वो माइनस ऑफ ए के बराबर हो, ये आपका ये ट्रांसपोज है, इसमें आप माइनस की मल्टीप्लाई कीजिए, जीरो में माइनस की मल्टीप्लाई, व्हाट इज दिस राइट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, राइट। और यही कुछ आपका ए कहता भी है, यही है आपका ए, राइट। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डैश इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, जब आप ए का ए की ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, आप उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, इसमें एग्जांपल की जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने दिया नहीं, क्योंकि आपको ए भी पता है, ए ट्रांसपोज भी पता है और आई भी पता है, बस ये कंडीशन है जो आपको याद रखनी है। कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स obtained by replacing the elements by their corresponding conjugate elements। conjugate क्या होता है? जो उसकी इमेज हो, राइट। अगर माइनस है तो प्लस हो, प्लस है तो माइनस हो, यहाँ पे ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, और ये हुबहू है, राइट। हुबहू इसलिए क्योंकि ये जो कॉन्जुगेट्स होते हैं ये इमेजिनरी नंबर्स में होते हैं, रियल नंबर्स में कॉन्जुगेट्स नहीं होते हैं, रियल नंबर्स में कॉन्जुगेट्स नहीं होते हैं, कॉन्जुगेट्स केवल इमेजिनरी नंबर्स में होते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ऑल ऑफ यू नोज अबाउट इमेजिनरी नंबर्स। ये आई आयोटा होता है, सबको पता ही होगा, आई गेस सो। नाउ नेक्स्ट, मैट्रिक्स ए थीटा। जब आप कॉन्जुगेट करे हुए मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज कर दे, कॉन्जुगेट करे हुए मैट्रिक्स का भी जब आप ट्रांसपोज कर दे, देन इट नोन एज मैट्रिक्स ए थीटा, राइट। सपोज ये आपका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है, अभी आपने इसका ट्रांसपोज कर दिया, देन इट विल बी अ मैट्रिक्स ए थीटा। हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होते हैं? फॉर हर्मिटियन मैट्रिक्स द कंडीशन टू बी फुलफिल्ड इज ए इज इक्वल टू ए थीटा, ठीक है ना, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जैसा ही है। जब ए इज इक्वल टू ए थीटा हो जाए वो आपका हर्मिटियन मैट्रिक्स, और स्क्यू हर्मिटियन वही माइनस ए इज इक्वल टू ए थीटा। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वो होता है जिसमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो, ए स्क्वायर यानी कि ए की ए में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लीकेशन अभी आपको बताएंगे। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स वो होते हैं इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, जब आप ए में ए की मल्टीप्लाई करें तो ए ना आके आई आ जाए, उसको इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। इक्वल मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये जो लिखा है इसमें ये इसके एलिमेंट्स का नाम है। ओके, जिस तरीके से आप इसके एलिमेंट्स लिखिए तो मैट्रिक्स का नाम है ए, और ये इसके इसको सॉरी, इसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी ये एक दूसरा मैट्रिक्स है और ये बी के एलिमेंट्स ओके आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिसेस इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर, ऑर्डर पता है ना आप लोगों को, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, वो उसका ऑर्डर होता है, राइट। और स्क्वायर मैट्रिक्स का सेम ही रहता है क्योंकि उसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू सम नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। द एलिमेंट्स इन द कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग यानी कि जो वन वाली प्लेस पर है, यानी कि वन वन जिसके आई जे हैं ए के, ऑब्वियसली ए के वन वन वाली प्लेस पर जो आई नंबर है वही आपका बी वाले मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो भी वन वन वाली प्लेस पे वही होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ओके, सपोज आप यहाँ पे अगर कोई मैट्रिक्स बनाना चाहें, इक्वल मैट्रिक्स जनरली बनाना चाहें तो आप 1 2, मैंने ऐसे ही रैंडम नंबर पिक किया है, ओके 4। ओके, अब अगर आप कोई बी मैट्रिक्स बनाना चाहें जो कि इसके इक्वल हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर क्या है? 2, और इसके मैं पहले एलिमेंट्स लिख देती हूँ फिर इसका ऑर्डर वगैरह फिर हम ये भी तो बता पाएंगे जब हम इसके एलिमेंट्स लिख देंगे। 3 एंड देन 4, राइट। अभी इसका ऑर्डर जो है वो भी 2 ही है क्योंकि इसके भी नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स 2 ही आएगा, इसके भी नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स।
ऑर्डर सेम है, एलिमेंट्स के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बोल रहे हैं हम, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। ओके इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, तो ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल भी हो गया। ओके, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन कोड योरसेल्फ वाली स्लाइड आ गई है। अभी इसका मतलब ये है ये वाली वीडियो इधर ही खत्म हो गई है, और पर ये चैप्टर नहीं खत्म हुआ, अभी ये यूनिट नहीं खत्म हुई है। इस यूनिट में ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही बचा है, पर इम्पोर्टेंट वाला कुछ बचा है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड आपकी थ्योरम्स, आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा ही बचा है, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ वही पढ़ा है जो हमको पहले से आता था। अभी हमें वो पढ़ना है जो हमें पहले से नहीं आता था, नया कुछ पढ़ना है। सो जब तक के लिए इतना ही पढ़ लीजिए। ओके, सो भाई लास्ट स्लाइड, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन कोड योरसेल्फ।